हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, खरीदने के बारे में सोचते हैं तो हमको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं। कौन सा प्रोडक्ट लें, कौन सी पॉलिसी लें, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, किस तरीके से डिसाइड करें। तो ये जो समस्या है, इसके समाधान के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक्स पता होने चाहिए। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक्स को समझने के लिए हम इसको 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। सम इंश्योर्ड, कवरेजेस, और उसके बाद में एडिशनल बेनिफिट्स क्या है आपके पास, और एड ऑन क्या किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। सम इंश्योर्ड क्या होता है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हम एक अमाउंट फिक्स करते हैं कि इतने अमाउंट का मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, और उसी के हिसाब से हमारा प्रीमियम लगता है। ये अमाउंट जो है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडेमनिटी पॉलिसी है, ये अमाउंट मैक्सिमम लिमिट होती है। तो सपोज अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो आपको 10 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा, लेकिन जब भी क्लेम मिलेगा तो आपको सारे खर्चे रियम्बर्स होंगे, यानी कि आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है वो डिसाइड करेगा कि आपको क्लेम कितना मिलेगा। मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक मिलेगा। अब यहीं पर बात आती है कि भी कितना इंश्योरेंस सफिशिएंट है, कितना इंश्योरेंस लिया जाए। तो उसके लिए एज सच कोई थंब रूल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हमारे पास इतना इंश्योरेंस तो होना चाहिए जो कि हमारे को इन केस ऑफ इमरजेंसी 30 से 45 दिन तक का कवरेज दे सके। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस या फॉर दैट मैटर कोई भी इंश्योरेंस हम इमरजेंसी के लिए लेते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए नहीं लेते हैं। तो इमरजेंसी जब आती है तो वो बड़ी होती है। तो बड़ी समस्या के लिए हमने छोटा सा प्रिपरेशन करना है, और हमने देखना है कि हमारे पास जो इंश्योरेंस है वो हमारे शहर के बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर 30 से 45 दिन तक का खर्चा कवर कर सकता है क्या। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके शहर के अंदर जो बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां पे आईसीयू में अगर ट्रीटमेंट कराना पड़े तो 30,000 रुपये दिन का खर्चा आता है, तो आपके पास 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कम से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि भी ये सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए लूंगा तो बहुत सारा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मेरी अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। तो उसके लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आप इस सम इंश्योर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। आप एक छोटा पॉलिसी, बेसिक पॉलिसी ले सकते हैं, और उसके साथ में टॉप अप पॉलिसी ले सकते हैं। तो जब आप बड़ा पॉलिसी बेसिक लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप छोटा पॉलिसी लेते हैं बेसिक और उसके साथ में टॉप अप लेते हैं तो आपका प्रीमियम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो इसको समझिए कि आपको इंश्योरेंस कितना चाहिए और उसको ब्रेक कैसे करना है। इसके लिए आप अपने एजेंट का हेल्प ले सकते हो, प्रोफेशनल्स का हेल्प ले सकते हो, वो आपको प्लानिंग के अंदर हेल्प कर देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी पॉलिसी में कवरेजेस क्या मिलते हैं। देखिए, यूजुअली अगर आप देखेंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बेसिक जो कवर है उनकी जरूरत होती है कि हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो उसका खर्चा मिल जाए, जो बीमारी हुई है उसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले जो खर्चा हुआ है वो मिल जाए, और बाद में जो खर्चा हुआ है वो मिल जाए। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि भी ये खर्चा मिलता कैसे है। तो अगर आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो देखिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर रूम रेंट कैपिंग होती है तो आपके क्लेम के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आता है। सपोज आपने एक पॉलिसी लिया 5 लाख रुपए का और रूम रेंट कैपिंग 1% का है, तो दैट मीन आप एक दिन के अंदर रूम का रेंट 5,000 रुपए मैक्सिमम पे कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से कहीं 5,500 रुपया खर्च कर दिया है तो आपका 10% एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है रूम रेंट के ऊपर, और ये पूरा का पूरा 10% आपके सारे क्लेम पे अप्लाई होगा, दवाइयों को छोड़कर। तो अगर 1 लाख रुपए का क्लेम आ गया तो प्रैक्टिकली आपको 90,000 रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपए आपकी जेब से लग जाएंगे। तो ये देखिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है। दूसरी बड़ी चीज आपको ये देखने वाली है कि आपके इस पॉलिसी के अंदर कहीं कोई सब लिमिट तो नहीं है। सब लिमिट क्या होता है कि जहां पर आप कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या एक स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर लिमिट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि कैटरैक्ट के ऊपर सम इंश्योर्ड का 10% या ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए का खर्चा पे किया जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपया या 10% दोनों में से जो भी कम होगा वो मिलेगा आपको। और अगर आपने इससे ज्यादा खर्च कर दिया तो जो भी आपने एक्स्ट्रा खर्च किया वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के ऊपर कंपनियां लिमिट लगा देती हैं। देखिए कि इस तरीके का कोई सब लिमिट तो नहीं है। यहां पर तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है वो ये है कि आपकी पॉलिसी में कोई कोपे तो नहीं है। कोपे एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको एक सर्टेन परसेंटेज या एक सर्टेन अमाउंट हर क्लेम में अपनी जेब से देना पड़ता है। तो अगर सपोज आपकी पॉलिसी कहती है 10% कोपे, तो आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, डजंट मैटर। अगर आपका 2 लाख रुपए का भी क्लेम आएगा तो 10% आपको अपनी जेब से पे करना है।
आमतौर पे कंपनियां ये कोपे है जो लगाती हैं जब आदमी ज्यादा एज में पॉलिसी लेता है, 60 साल से ऊपर पॉलिसी लेता है, या कंपनियां कोपे लगा देती हैं कि भी अगर कैशलेस ले रहे हो तो ठीक है, अगर आप नॉन नेटवर्क में जा रहे हो, रिम्बर्समेंट के लिए, क्लेम के लिए आ रहे हो तो को पेमेंट लग जाएगा। तो ये देख लीजिए कि आपकी पॉलिसी में को पेमेंट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा जो बड़ा पॉइंट है हॉस्पिटलाइजेशन केस के अंदर, वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवर। आमतौर पे लिमिट नंबर ऑफ डेज की होती है कि पिछले 30 दिन या पिछले 60 दिन या पिछले 90 दिन का हम आपको खर्चा पे करेंगे, या इसी तरीके से डिस्चार्ज होने के बाद में अगले 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन का खर्चा पे करेंगे। ये देख लीजिए कि जहां पर ये बिना लिमिट के मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर दे रहा है, वो पॉलिसी आपको देखनी चाहिए। यहाँ पर और बहुत सारे कवरेजेस हैं जो पॉलिसी देती है। आप अगर यंग हैं तो देखिए मैटरनिटी का कवर है कि नहीं है। मैटरनिटी का अगर कवर है, यंग है, तो नए बच्चे का पहले दिन से कवर है कि नहीं है। बड़ा क्रिटिकल हो जाता है आजकल। आमतौर पे जब भी बच्चा पैदा होता है तो 2 या 3 दिन के अंदर ही उनको हो सकता है कि भी जॉइंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो बड़ा खर्चा हो जाता है। अगर पहले दिन से बच्चा ऑटोमेटिकली कवर होता है और उसका लिमिट ऑफ कवर अच्छा है तो आपको ये खर्चे बचाने में फायदा मिलता है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि आपका पॉलिसी जो है उसके अंदर फ्यूचर के अंदर अगर कभी डोनर का जरूरत पड़ जाए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जरूरत पड़ जाए, तो उस तरीके के कवर है क्या, उनमें कोई लिमिट तो नहीं है। इसी तरीके से और कई सारे कवरेजेस हैं जो छोटे छोटे कवरेजेस हैं, जरूरत है तो आप उसको इवेल्युएट कर लीजिए। लेकिन देखिए कि भी हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन काफी अच्छा कवर होना चाहिए, बिना लिमिट्स के कवर होना चाहिए। यंग है तो मैटरनिटी कवर देखना चाहिए। ओल्ड एज है, आप लेटर स्टेज में ले रहे हैं तो देखिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर कवरेज जो है कितना फास्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड्स होते हैं। जब आप वेटिंग पीरियड्स की बात करते हो तो कोई बीमारी जो पहले से है वो इमीडिएटली कवर नहीं होती है, कुछ समय के बाद में कवर होती है। आमतौर पे कंपनीज के अंदर 36 महीने के बाद में कवर होती है। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर ये 12 महीने बाद में भी कवर हो सकती है और 24 महीने बाद में भी कवर हो सकती है। IRDA 36 महीने से ज्यादा का वेटिंग पीरियड अलाउ नहीं करता है। तो आप देखिए कितना शॉर्ट वेटिंग पीरियड है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद में वेटिंग पीरियड के अंदर आता है कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेज होती हैं, जैसे हर्निया है, कैटरैक्ट है, साइनसाइटिस है, या ट्यूमर वगैरह है। इनका देखिए कि इनका वेटिंग पीरियड कितना है। इनका भी वेटिंग पीरियड होता है, यूजुअली 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। आप देखिए कि ये वेटिंग पीरियड कितना है और उसमें कोई स्पेसिफिक लिमिटिंग कंडीशन तो नहीं है। इसके बाद में अगर हम एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं तो आजकल IRDA ने हेल्थ रेगुलेशंस के थ्रू एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, तो आपको उसके बारे में ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देख लीजिए कि जो आप लेना चाहते हैं वो कहीं एक्सक्लूजन्स के अंदर तो नहीं है, क्योंकि पर्पस पूरा नहीं होगा तो आपका प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और तीसरा पॉइंट है कि आपको एडिशनल सम इंश्योर्ड कुछ मिल रहा है क्या इस पॉलिसी में। जब भी हम पॉलिसी लेते हैं हम सोचते हैं कि भी क्लेम लेना ना पड़े, तो जब क्लेम नहीं लेंगे तो उसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कंपनीज उसके लिए आपको नो क्लेम बोनस या क्यूमुलेटिव बोनस या बूस्टर बेनिफिट देती हैं। ये होता क्या है कि जब आप क्लेम नहीं लेते हो तो जब रिन्यूअल कराते हैं तो उस टाइम पे आपको सम इंश्योर्ड का कुछ परसेंटेज ऐड कर दिया जाता है। प्रीमियम के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो 10 लाख की पॉलिसी है, 10% का क्यूमुलेटिव बोनस है, तो अगले साल आप प्रीमियम 10 लाख रुपए का दे रहे हैं, लेकिन आपको इंश्योरेंस मिलता है 10 प्लस 10%, तो 11 लाख रुपए का कवर मिल जाता है। ये कितना परसेंटेज है, किस तरीके से कंपनी इसको ऐड कर रही है, ये जरूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ कंपनियां 10% ऐड करेंगी, कुछ 50 करेंगी, कुछ 100 करेंगी। और साथ ही के साथ में इसमें दूसरा एक चीज है कि कितना ऐड करेंगी, 50%, 100%, 200, 400, 600, कितना उसको ऐड कर रही है वो भी देख लीजिएगा। क्योंकि अगर यंग एज पे ले रहे हैं और ये एडिशन अच्छा है, 100% के बियॉन्ड है, 200, 300, 400% है, तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि आज आपको पॉलिसी की शायद जरूरत ना हो, लेकिन जब जरूरत हो तो आपके पास बहुत सारा इंश्योरेंस अवेलेबल होगा बहुत छोटी सी कॉस्ट के अंदर। इसी तरीके से आप ये भी देखिए कि आपकी पॉलिसी में रीस्टेटमेंट और या रिचार्ज या रिस्टोर का बेनिफिट है क्या। ये क्या होता है कि जब भी हम क्लेम लेते हैं तो हमारा इंश्योरेंस वैल्यू कम हो जाता है। तो जनवरी से दिसंबर की पॉलिसी में अगर जून में क्लेम ले लिया गया है तो बाकी के 6 महीने के अंदर आपका सम इंश्योर्ड कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। अगर पूरा क्लेम ले लिया गया है तो उस दौरान बाकी के 6 महीने में आपको कोई प्रोटेक्शन है क्या। तो इस प्रोटेक्शन को देने के लिए कंपनीज आपको रिचार्ज या रिस्टोर का बेनिफिट देती है, जिसमें क्लेम आता है तो कंपनी आपका सम इंश्योर्ड के अंदर रिचार्ज कर देती है या सम इंश्योर्ड रिस्टोर कर देती है। ये करती कैसे हैं ये देखने की जरूरत है। कुछ कंपनियां बोलती हैं कि 10 लाख का पॉलिसी है, 2 खर्च किया तो 2 ऐड करके वापस 10 कर दूंगा। कुछ कंपनियां बोलती है नहीं 10 का पूरा है तो 10 खत्म होने के बाद में 10 ऐड करूंगा। और कुछ कंपनियां बोलती है वही 10 का है, 2 खर्च किया वापस 10 ऐड कर दूंगा।
तो ये देखिए कि वो किस शर्तों पे ऐड कर रही है। दूसरा इसमें ये भी देखिए कि ये जो ऐड किया हुआ अमाउंट है, ये जो ऐड किया हुआ जो बेनिफिट है, ये आपको सेम बीमारी के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर सेम बीमारी पे अवेलेबल है और फटाफट ऐड हो रहा है, मल्टीपल टाइम ऐड हो रहा है, तो वो पॉलिसी आपके लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि यू नेवर नो कि एक ही एलिमेंट के लिए हमें साल में 2, 3, 4 बार भी हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है अगर वो क्रिटिकल है तो। अब जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखने की है, वो है कि एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, आप ऐड क्या क्या कर सकते हो। ऐड करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, कंपनियां अलग अलग राइडर देती हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके भी ऐड कर सकते हो, कुछ इनबिल्ट भी हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल कैश है वो ऐड कर सकते हो आप। जैसे आपका नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपको अपनी जेब से पे करने पड़ते हैं, कंपनियां बोलती हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर दो, हम इसको भी कवर कर देंगे। कुछ कंपनियां कहती हैं जी भी आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर दो, हम आपका जो बोनस वाला पार्ट है उसको एनहेंस कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। नॉर्मल में 50% दे रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हो तो हम इसको 100 या 200% तक ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ध्यान रखने के लिए। सम इंश्योर्ड क्या लेना है, कितना लेना है, और उसका कवर करने का कंडीशंस क्या है वो देख लीजिए। जो कवरेजेस हैं वो देख लीजिए, उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में कोई शर्तें, कंडीशन, सबलिमिट और को पेमेंट वगैरह तो नहीं है। साथ ही साथ देख लीजिए कि बोनस या आपका रिस्टोर रिचार्ज वगैरह है वो कितना है और किस तरीके से किन शर्तों पे मिल रहा है। एड ऑन बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो उनको भी एक्सप्लोर कर लीजिए, और इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद में आप डिसाइड करिए कि आपके लिए पॉलिसी सूटेबल है या नहीं है। अगर इनमें से किसी भी चीज के बारे में आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ में शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको और उसके बारे में नॉलेज और एजुकेशन दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको दोस्तों के साथ में शेयर करिए, फैमिली के साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। कोई भी सवाल है कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकें। Thank you very much. Have a wonderful time.